नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बिहार की बात करेंगे और बिहार में एक ऐसी बात करेंगे जो आने वाले समय में जो महागठबंधन है, यानी जिस महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, तेजस्वी और लालू की पार्टी, जिसमें अंदर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है, जिसके अंदर लेफ्ट पार्टियां हैं और जिसके अंदर वीआईपी के मुकेश सहनी हैं, ऐसे महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की तो घोषणा हो गई है, लेकिन क्या ये घोषणा आने वाले समय में मुसीबत बन सकती है महागठबंधन के लिए? हम इस पहलू का विश्लेषण करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है बहुत अच्छी तरह, और मैं आपको एक बार फिर से दोहरा के बताना चाहता हूं कि एमवाय इक्वेशन बिहार की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा चुनावी समीकरण माना जाता है। बहुत पहले से ये कहा जाता है, 90s के ज़माने से, जब लालू यादव चुनाव लड़ते थे और लालू यादव की जो पार्टी थी वो सामाजिक समीकरण तो साधती थी। इसके अलावा वो जिन दो कम्युनिटीज़ को साधती थी, जो दो सामाजिक समीकरणों को साधती थी, वो थी मुस्लिम और यादव। ये मुसलमान जो हैं वहाँ की आबादी के नए आंकड़ों के अनुसार लगभग 18% हैं और जो यादवों की आबादी है वो लगभग 14% है। यानी ये मिलकर 32% का एक पूरा का पूरा समीकरण बनता था और इसी समीकरण के आधार लालू चुनाव दर चुनाव 15 साल तक सत्ता के अंदर रहे। इसके अलावा वो अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर काम करते थे और उनकी सोशल इंजीनियरिंग में छोटी जात के लोग भी शामिल हो जाते थे, इसमें कुछ अपर कास्ट के लोग भी शामिल हो जाते थे। हालांकि ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग जो है लालू के खिलाफ वोट करते थे और इसी वोट बैंक को पहले कांग्रेस साधती रही जब लालू यादव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा करते थे, और बाद में जब कांग्रेस का सूरज बिहार से अस्त हो गया तो उसी वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुराई से साधने लगी और भारतीय जनता पार्टी ने माई के अगेंस्ट में अपना एक वोट बैंक बनाया जो था बाप का, बीएपी यानी ब्राह्मण, इसके अलावा अगड़े और इसके अलावा पासवान, दलितों के भी एक गुट को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से अपने साथ करने में सफलता पाई थी। और उसके बाद में आपको पता है लंबे समय तक रामविलास पासवान बीजेपी के साथ रहे। एक पासवान वोट बैंक उन्होंने बीजेपी को दिया। बाद में पासवान वोट बैंक से अलग से एक लोक जनशक्ति पार्टी नाम की पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो एक तरफ से ये माई इक्वेशन था, दूसरी तरफ से बाप इक्वेशन था। लेकिन आपको पता है नए दौर की राजनीति के अंदर ये तो इक्वेशन चलते ही चलते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन अपने साथ सबसे ज्यादा अन्य जातियों को जोड़ लेता है, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा गणित निर्भर रहता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 14% यादव, 18% मुसलमान, ये मिलके हो जाते हैं 32%। और इसमें अगर 10% का कैलकुलेशन और जोड़ दिया जाए जो कि मल्लाह समाज का है तो वो मिलकर हो जाता है 42%। 42% में एक विनेबिलिटी फैक्टर बन जाता है महागठबंधन के लिए। और ये 42% वोट अगर जिसको भी मिलता है उसके मिलने के साथ, अब आप ये कहेंगे कि कोई जाति या कोई समाज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 100% वोट नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मुस्लिम और यादवों ने 70%, 80% और कभी कभी 85% भी आरजेडी के पक्ष में वोट दिया है। तो ये माय का समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए मुकेश सहनी अपने 10% जो नदी के साथ अपनी जीविका चलाते हैं, जिसमें मल्लाह हो गए, जिसमें निषाद हो गए, जिसमें बिंद हो गए और एक दो छोटे समाज हो गए, उनको लेकर वो अपना वोट बैंक बनाकर महागठबंधन को इस बात को लिए मनाने में सफल रहे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी भी सन ऑफ मल्लाह को उप मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया गया था। तो ये तेजस्वी यादव की एक नजर है कि 42% जो वोट बैंक है, इस 42% वोट बैंक के साथ मैं एक बड़ा परिवर्तन कर सकता हूं। लेकिन दिक्कत यहां पर बहुत बड़ी है। दिक्कत ये बड़ी है कि आपको अन्य जाति और समूहों को जोड़ना है। अन्य जाति समूहों में दलित समाज के लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज के राजेश राम, जो पासवान भी नहीं है, जो रविदास भी नहीं है, जो एक अन्य समाज से आते हैं, जो कि चमार समाज से आते हैं, और इस समाज के साथ के जो लोग होते हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए राजेश राम को स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ी संख्या में मुसलमान और बड़ी संख्या में दलित
जो है वो कांग्रेस पार्टी से प्रभावित दिखाई दे रहे थे। इसी के चक्कर में और इसी का फायदा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने राजेश राम को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन यहां पर एक पेच है, आपने एक मल्लाह को तो डिक्लेयर कर दिया, आपने 2.60% जो मल्लाह है उनमें से तो एक उप मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया, लेकिन 18% वाले मुसलमानों से एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया, और साथ ही साथ 19% वाले जो दलित हैं उनसे भी आपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया। अब सवाल ये है कि ये लोग महागठबंधन के ऊपर आस लगाए बैठे हैं, तो ऐसे में कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, कई सारे ट्विटर की चीजें वायरल, ट्विटर के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तेजस्वी यादव पर किस तरीके का निशाना साधने की कोशिश की गई है। जेडीयू ने बाकायदा इस पर एक पोस्ट बनाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया 10% जो लोग नदी पर आजीविका चलाते हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन अगर मल्लाह समाज की देखी जाए तो उनकी पॉपुलेशन 2.60% है। तो जेडीयू ने एक पोस्टर वायरल किया है, इस जेडीयू के वायरल पोस्टर पर साफ साफ लिखा है 2.60% वाले मुकेश सहनी को लड्डू और 18% वाले मुसलमानों को कद्दू। अब सवाल यह है, कद्दू कटेगा तो किस किस में बटेगा, इस बात की संभावना के बारे में विचार तो फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी इस स्ट्रैटेजी के चलते जहां एक तरफ मल्लाहों को साधने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ क्या किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये किया गया है कि आपने दलित समाज के लोगों को भी नाराज कर दिया और मुसलमान समाज के लोगों को भी नाराज कर दिया। वैसे भी मुसलमान समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में लगातार कम हो रहा है। मैं आपको पिछले 20 साल के आंकड़े बताऊं उससे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखा देना चाहता हूं जिस ट्वीट में तेजस्वी यादव पर इस बात को लेकर निशाना साधा गया है कि उन्होंने मुसलमान समाज के लिए किसी भी प्रतिनिधि या किसी भी प्रतिनिधित्व का नाम नहीं लिया और ना ही उनको आगे किया और ना ही उनमें से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की। सिर्फ इतना कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन क्या वो दलित समाज की तरफ जाएगा या उस वक्त के कास्ट इक्वेशन देखते हुए वो मुस्लिम समाज की तरफ जाएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं 2005 में अभी तक के चुनाव में सिर्फ एक बार किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई थी और मुख्यमंत्री बनाने की मांग उस वक्त रामविलास पासवान ने की थी। रामविलास पासवान अपनी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ते थे और रामविलास पासवान ने यह कहा था कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना जाना चाहिए, लेकिन सत्ता में उस वक्त किंग मेकर की भूमिका में रामविलास पासवान थे, लेकिन रामविलास पासवान के इस फॉर्मूले को लालू यादव ने ठुकरा दिया था। लेकिन 2005 के बाद हम देखें तो 2005 के बाद से लगातार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर कम होता जा रहा है। इसके आंकड़े मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के पोस्ट के जरिए जो है निशाना साधा गया है। और निशाना किस किस पर साधा गया है? निशाना साधा गया है मुकेश सहनी पर, निशाना साधा गया है तेजस्वी यादव पर। अब एक पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जो स्क्रीन पर आपके साथ चल रही होगी। इसमें एक शख्स जो है मुकेश सहनी दिखाई दे रहे हैं जो कि वीआईपी के नेता हैं, दूसरे तेजस्वी यादव हैं, दोनों चाय पी रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एक मुस्लिम टोपी लगाया हुआ शख्स जो है वो नीचे बैठा हुआ है और दरी बिछा रहा है। इस पर शौकत अली, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के नेता हैं, उन्होंने लिखा है 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तो चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो यहां पर शौकत अली ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, ये डर दिखाकर महागठबंधन और कांग्रेस अपना मुसलमान वोट बैंक तो पा लेती है, लेकिन बदले में मुसलमानों को कोई भी अधिकार या मुसलमानों को उचित सम्मान या मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से उचित पद नहीं देती है। इसके बाद शौकत अली ने एक दूसरा पोस्ट किया है। इस पोस्ट में एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें चार लोग बैठे हुए हैं
तेजस्वी यादव के साथ उनके हेलीकॉप्टर में एक इसमें मुकेश सहनी दिखाई दे रहे हैं, एक इसमें आईपी गुप्ता दिखाई दे रहे हैं पान पार्टी वाले, एक इसमें तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं और चौथा एक मुस्लिम शख्स है। और इसको लेकर भी और बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम शख्स आरजेडी का युवा मुस्लिम नेता है, एमएलसी है और तेजस्वी यादव के बेहद नजदीकी है। अब इसको लेकर भी शौकत अली ने व्यंग किया है। तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट में लिखा है, उत्साह, उमंग, उम्मीद और विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते कदम। इसमें कौन है? इसमें तेजस्वी यादव हैं, मुकेश सहनी है जैसा मैंने बताया, आईपी गुप्ता हैं जो पान पार्टी वाले हैं और एक मुस्लिम समाज का लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एमएलसी है। अब शौकत अली फिर लिखते हैं, बिहार इलेक्शन तक के लिए अब्दुल को तेजस्वी ने दिया बड़ा सम्मान, बैठाया उड़न खटोले में, पर डिप्टी सीएम तो नहीं देंगे, नाम ले लिया तो बीजेपी आ जाएगी। वैसे ये प्रथम दृष्टया फोटो एआई से बनाया लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एआई से बनाया फोटो नहीं है, ये एक रियल फोटो है और आज की तेजस्वी यादव की एक रियल तस्वीर है। और दूसरा मैं आपको बता ही चुका हूं किस तरह से इस बात पर तेजस्वी के नए समाजवादी फार्मूले पर सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2.60% मल्लाह को लड्डू और 18% मुस्लिम को कद्दू। मुसलमान क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए राजद कांग्रेस के साथ है? अब इसको हवा कौन दे रहे हैं? इसको हवा दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी भी। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के अंदर कई सारी सीटें लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि पिछली बार चुनाव में जिस तरह 5 सीटें पाकर उन्होंने इम्पैक्ट बनाया था उसी तरह का इम्पैक्ट फिर से बनाएं। लेकिन हकीकत यह है कि आप कितने भी मुसलमानों को टिकट दे दें लेकिन उनका विनेबिलिटी का फैक्टर बहुत कम हो जाता है सीमांचल के कुछ इलाकों को छोड़कर। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मुस्लिम फैक्टर कितना प्रभावी है और इस मुस्लिम फैक्टर के हिसाब से कितने जो इक्वेशंस हैं वो मुसलमान साधते हैं, कहां कहां बनाते हैं, कहां कहां बिगाड़ते हैं। ये बात तो सही है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में कम होता जा रहा है। इस कम होते रिप्रेजेंटेशन को अगर 2020 के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में ये जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था ये कितना था वो मैं आपको बता देता हूं। टोटल 243 सीटें हैं, इसमें जेडीयू 43 सीटें जीती थी, मुसलमान 0 थे। आरजेडी 75 सीटें जीती थी, इसमें मुसलमान 8 थे। कांग्रेस 19 सीटें जीती थी जिसमें मुसलमान 4 थे। एआईएमआईएम 5 सीटें जीती थी जिसमें मुसलमान 5 थे और बीएसपी 1 सीट जीती थी जिसमें मुसलमान 1 थे और सीपीआई-एमएल 12 सीट जीती थी जिसमें मुसलमान 1 थे। तो ये तो है कैलकुलेशन पिछले विधानसभा चुनाव का कि कितने विधायक चुनकर आए। लेकिन ये बात हकीकत है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बिहार की विधानसभा में घटता जा रहा है और उसका एक कारण है विनेबिलिटी फैक्टर। मैं आपको बताता हूं कि किन किन जगहों पर मुस्लिम मतदाता एक बड़े फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। बिहार में 2.3 करोड़ से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, करीब 18% मुस्लिम मतदाता हैं। 50 से 70 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। 87 सीटों पर 20% से ज़्यादा मतदाता हैं। 4 जिलों की 24 सीटों पर ये निर्णायक है। किशनगंज में ये 68% हैं, कटिहार में 44% हैं, अररिया में 43% हैं, पूर्णिया में 38% हैं। 11 सीटों पर 40% से ज़्यादा वोटर हैं, 60 सीटों पर 30% से ज़्यादा मतदाता हैं और 29 सीटों पर 20 से 30% के बीच में मतदाता हैं। लेकिन होता क्या है, आखिरकार मुसलमान कैंडिडेट जीत क्यों नहीं पाता? वो अपने समाज के जब वोट पा लेता है तो फिर वो जीत क्यों नहीं पाता? इसका ज़्यादातर कारण ये है कि ऐसी सीटों पर एक से ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का टिकट काट लेते हैं। और इसका दूसरा बड़ा मतलब ये है कि मुसलमानों का जहाँ ज़्यादा वर्चस्व होता है वहाँ पर काउंटर पोलराइजेशन होता है और जो जिसकी 51% से ज़्यादा आबादी होती है या 51% से ज़्यादा मतदाता होते हैं वो चुनाव जीत जाता है। हाल ही के दिनों में जो नए समीकरण बिहार के अंदर देखने को मिले हैं उसके बाद तेजस्वी यादव आने वाले चुनाव में अपनी रणनीति को किस तरह से और मजबूत करते हैं, जिसके चलते मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया इसका दाग वो धो पाएं, दलितों को उन्होंने कुछ नहीं दिया शुरू के अपने घोषणाओं के अंदर उसका दाग वो धो पाएं, क्योंकि जब तक इन वोट बैंकों को नहीं साधेंगे तेजस्वी यादव अपने लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तैयार कर पाएंगे। लिहाजा आज के दिन तेजस्वी यादव की राह
मुश्किल तो नहीं, थोड़ी कठिन जरूर हो गई है।